नमस्कार। एक बहुत ही सरल ओम नमः शिवाय के उच्चार के साथ आज के सत्र का आरंभ करते हैं। पिछली चर्चा में हमने इस बिंदु पर अपनी बातचीत समाप्त की थी कि इन तीन बिंदुओं पर विचार शून्यता, एकाग्रता और सक्रियता, इन तीन बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी चर्चा की रूपरेखा के साथ पूरी तरह तैयार हूं। आई एम क्वाइट रेडी विथ द फ्लो ऑफ डिस्कशन दैट आई वुड लाइक टू हैव टुडे। लेकिन आज की बातचीत आरंभ करने से पहले आइए उन दो प्रश्नों या दो प्रतिक्रियाओं के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लें, जिसमें से पहला प्रश्न अभी हम आरंभ में ही थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और दूसरा प्रश्न या दूसरी प्रतिक्रिया को हम इस चर्चा के अंत में कवर करेंगे। पहला प्रश्न या पहली प्रतिक्रिया एक मित्र ने ऑफलाइन मोड पे शिव सूत्र के पिछले एपिसोड्स देखने के बाद की थी और उन्होंने कहा था कि पहले और दूसरे एपिसोड में भी आपने जिन 10 स्तर में व्यक्तियों का क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्होंने दो बातें कही थी कि जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगता है, द पर्सन हु हैज टेकन द ट्रेजेक्टरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जो रुचि लेने लगता है और अंतर्मुखी हो जाता है, जैसा आपने कहा कि इंट्रोवर्टेडनेस आ जाती है उसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बोरिंग हो जाते हैं, वो गंभीर होने लगते हैं और उनके साथ बातचीत करने में या सहज वार्तालाप करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और उसी प्रतिक्रिया में उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपने शत्रुबोध की बात कही है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो 10वें स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति है, उसके अंदर भी शिव तत्व है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो विचार शून्यता, एकाग्रता और सक्रियता, इन तीन बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए इस प्रतिक्रिया पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। जो बिंदु उन्होंने उठाया था कि शत्रुबोध और व्यक्तियों के वर्गीकरण में जो सबसे निचले स्तर पर है उसके अंदर भी शिव तत्व होना और प्रथम स्तर पर जो व्यक्ति है उसके अंदर भी शिव तत्व होना, इसमें जो कंफ्यूजन है उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। जहां तक शत्रुबोध की बात है, इस अभिव्यक्ति में उन्हें शत्रु अर्थात एनिमी शब्द से शायद थोड़ी पीड़ा हो रही थी और उनको यह लग रहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए। या उनकी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो क्या ईश्वर तत्व के लिए भी कोई शत्रु हो सकता है? यहां पर समझने वाली बात है शत्रुबोध। हमारी शत्रुता किसी से ना हो ये एक बात है, किंतु किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति शत्रुता या शत्रुत्व का भाव हो सकता है। शत्रुबोध होना और शत्रु भाव होना ये दो अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। इसे समय लेकर आत्मचिंतन करके स्वयं समझें। शत्रुबोध होना अर्थात अवेयरनेस दैट देयर कैन बी समवन हु हैज अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड्स अस। शत्रुबोध अर्थात एक ऐसी जागरूकता कि कोई तो ऐसा हो सकता है जिसके मन में हमारे प्रति शत्रु भाव हो। किंतु शत्रु भाव होना अर्थात स्वयं किसी के लिए शत्रुत्व की भावना रखना, ये दोनों एकदम अलग अलग मनस्थितियां हैं, विचार शैली हैं। उनकी प्रतिक्रिया का जो पहला भाग था कि क्या ईश्वर के भी शत्रु होते हैं, जी हां, आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। युगों युगों से युद्ध होते आए हैं और संभवतः युद्ध अभी भी चल रहा है। लगभग 2-3 महीने पहले ही जब मैं श्री मोहनलाल जी गुप्ता के साथ हरिहर त्रिक आश्रम में था, तो उनके आश्रम में बैठे बैठे हुए ही अनायास ही मन में एक कविता सी उमड़ पड़ी थी। युद्ध तो चल रहा है, ये मैं आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इस कविता पर मनन चिंतन कर सकते हैं। इसी प्रतिक्रिया पर थोड़ा और स्पष्टीकरण देते हुए और डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता के ऑडियोज का ही एक रेफरेंस करते हुए मैं अगली बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि इन 10 स्तर का क्लासिफिकेशन समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम सरलता से, सहजता से और एक सक्षमता के साथ जो व्यक्ति आज 10वें स्तर पर भी है उसको समझते हुए उसकी सहायता करने के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन उनके लिए उचित है
उस स्तर पर जाकर उनके साथ काम कर सकें। और इस बात को डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल ऊपर जा सकता है और छठवीं से पांचवीं, पांचवीं से चौथी, तीसरी, दूसरी, इस तरह से दिव्य प्रेम के प्रथम स्तर को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वहां से नीचे नहीं आ सकता, तो अभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में दिव्य प्रेम को प्राप्त हो चुका होता है, प्रथम स्तर पर होता है, उसको इस बात की भी दक्षता होनी चाहिए कि वो जब आवश्यक हो 10वें स्तर पर भी आकर उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके, उसे मार्गदर्शन दे सके और फिर उसी सहजता के साथ वापस प्रथम स्तर पर लौट सके। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी बिल्डिंग में जिसमें 14 या 15 स्टोरीज और उसके बाद एक टेरेस है और उस बिल्डिंग में एक व्यक्ति टेरेस तक 15वें फ्लोर तक जा तो सकता है किंतु नीचे नहीं आ सकता, और एक दूसरा व्यक्ति है जो जब जिस फ्लोर में जैसी आवश्यकता हो सरलता से ऊपर नीचे आना जाना कर सकता है, डेफिनेटली दूसरा व्यक्ति अधिक लोगों की सहायता कर पाएगा, अनेक प्रकार से सहायता कर पाएगा। दिव्य प्रेम के स्तर पर जो एकात्मता की बात कही गई है, दिव्य प्रेम का स्तर अर्थात प्रथम स्तर पर जो एकात्मता की बात कही गई है, एकमेवता की बात कही गई है, वननेस की बात कही गई है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो विचार है, इसको गलत समझा जाना, इसकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या करना या इसे गलत अर्थों में अर्थात तोड़ मरोड़ कर अपने मन में इसकी अवधारणा बना लेना बहुत आसान है, बहुत संभव है। वननेस अर्थात एकात्मता का जो कॉन्सेप्ट है, जो परिकल्पना है, वो बहुत ही डेलिकेट है। एकात्मता का एक भावार्थ टोटल एक्सेप्टेंस का बनता है और दूसरा भावार्थ टोटल रिजेक्शन का बनता है, और संभवतः इसी के कारण विचार भेद हो जाते हैं, मत भेद हो जाते हैं, शत्रुत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। और यदि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, यदि इस अर्थ अनर्थ को हमने स्वयं या सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक स्तर पर जो नेतृत्व और नीति निर्धारक हैं उन्होंने समय लेकर नहीं समझा, तो इसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ऐसा ना हो, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को समझना आवश्यक है। इसीलिए शिव सूत्र के भाव को और इसके सार को समझना और आत्मसात करना आवश्यक है। मैं सभी मित्रों से आह्वान करूंगा, आई विल कॉल अपॉन ऑल द फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स टू स्ट्राइक अ डायलॉग बिटवीन व्हाट वननेस इज ऑफ काइंड ए एंड व्हाट वननेस इज ऑफ काइंड बी। एक ऐसी एकात्मता जहां पर एक दूसरे की प्रगति के लिए, एक दूसरे के उत्थान के लिए संपूर्ण स्वीकार्यता है, और जहां दूसरी ओर वननेस, एकात्मवाद का अर्थ अनर्थ करके ये समझा जाता है कि द वन दैट आई एक्सेप्ट एज वन एंड एवरीथिंग एल्स इज रिजेक्टेड। एक अर्थात वो एक जिसे मैं स्वीकार करता हूं और उस एक के अलावा अन्य सभी अस्वीकार्य हैं। ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा व्यक्ति को जो 10वें स्तर पर या 9वें या 8वें या 7वें या 6वें स्तर पर है, उसी स्तर पर रोक कर रखता है, उसकी प्रगति नहीं हो पाती। जबकि जैसा कि हमने पहले ही सेशन में देखा था या संभवतः दूसरे सेशन में देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो किसी भी स्तर पर हो, 10वें से प्रथम स्तर की ओर आध्यात्मिक यात्रा संभव है। जैसे ही व्यक्ति का स्तर बदलता है, मान लीजिए उन्होंने 7वें स्तर से 6वें या 5वें स्तर की ओर एक कदम बढ़ाया या तीसरे स्तर से दूसरे स्तर की ओर एक कदम बढ़ाया, उनके व्यवहार में परिवर्तन लगभग तुरंत परिलक्षित होने लगता है। वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व द डिफरेंस the person undergoes in terms of his behavior and his thinking the moment he takes one step towards higher level, say for example from 6th level towards 5th or 4th level, or say for example from 3rd level to 2nd level. और संभवतः इसी यात्रा के लिए जो 3 मार्ग डॉक्टर मोहन गुप्ता ने 49 ऑडियोज के अपने कलेक्शन के दूसरे सेशन में एक्सप्लेन किया है, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं उस ऑडियो को सुने। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फिर दूंगा। कोई भी व्यक्ति इन 10 में से किसी भी स्तर पर हो, उसको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए इन 3 में से कोई न कोई एक मार्ग उपयुक्त होगा। विचार शून्यता का मार्ग, विचार शून्यता अर्थात स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी काइंड ऑफ कंट्रोल और वी स्विच ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस दैट इज टर्बुलेंटली गोइंग ऑन विद इन आवर माइंड। एकाग्रता का मार्ग, द trajectory of keeping focus and monitoring your focus time and again because it keeps getting disturbed
अगेन एंड अगेन। और तीसरा, सक्रियता का मार्ग। सक्रियता अर्थात रिमेनिंग एक्टिव। सक्रियता से अर्थात लगातार ऐसा कुछ न कुछ करते रहना ताकि हमारी आंतरिक प्रगति होती रहे। इन तीनों का एक संक्षिप्त विवरण इस चर्चा में हम कवर करेंगे और इस चर्चा का पूरा श्रेय डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता को जाता है, क्योंकि शिव सूत्र को अनेक स्रोतों से पढ़ने के बाद भी उसकी उपयोगिता और उसकी व्यावहारिकता की वास्तविक समझ डॉक्टर गुप्ता द्वारा बताए गए इन 3 मार्गों से ही स्पष्ट हुई। अन्यथा शिव सूत्र भी एक सनातनी विजडम से संबंधित पुस्तक लगती थी। इन 3 मार्गों को समझने के बाद यह समझ में आता है कि ये कितनी व्यावहारिक और अनिवार्य आवश्यक विचार शैली है। क्यों हम सभी को कम से कम एक बार इस विचार को समझना चाहिए और इसको यथासंभव यथाशक्ति अपने जीवन में स्थान देने का एक प्रयास करना चाहिए। वास्तव में विचार शून्यता, एकाग्रता और सक्रियता के जो 3 मार्ग की व्याख्या डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता ने अपने ऑडियोज के माध्यम से हम सब के लिए उपलब्ध कराया है। ये इतनी व्यावहारिक है कि आज मैं शिव सूत्र पर अपने द्वारा बनाए गए इन 10 वीडियोस की सीरीज डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता के चरणों में एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं उनको समर्पित करता हूं। उनको मेरी ओर से छोटी सी एक भेंट के रूप में समर्पित करता हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विचार शून्यता का मार्ग क्या है। विचार शून्यता, इसे समझने के लिए हमें विचार और शून्यता इन दोनों पर थोड़ा फोकस करना होगा। विचार कहां आते हैं? विचार हमारे मन में आते हैं। यदि हम 1 मिनट को भी रुककर ये ऑब्जर्व करें, ये अवलोकन करें कि क्या हमारे मन में विचार शून्यता है, तो हम पाएंगे कि हमारे मन में लगातार कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। कभी वो पूरे वाक्य होते हैं, कभी वो वाक्यांश होते हैं, कभी वो शब्द होते हैं, और कभी वे स्पष्ट शब्द न हो तो भी एक विचार, एक उथल पुथल सी होती है। किंतु किसी न किसी प्रकार मन में एक टर्बुलेंस, उथल पुथल सी बनी रहती है। और इसका प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस थिंकिंग दैट नेवर स्टॉप्स? इस विचार के कारण ही हम कुछ न कुछ करने लग जाते हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि शिव सूत्र के ऊपर एक परिचयात्मक वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने इसके ऊपर समय और प्रयास देना शुरू कर दिया। आरंभ होता है एक विचार के साथ। विचार होते हैं किसी न किसी शब्द के रूप में। विचार शून्यता को हम शब्द शून्यता भी कह सकते हैं, और इसे समझने का प्रयास करने की दिशा में यदि थोड़ी असहजता महसूस हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि विचार शून्यता का मार्ग बहुत ही कम लोगों के लिए है। इट इज अ वेरी रेयर बंच ऑफ पीपल हु कैन गेट इनटू द ट्रेजेक्टरी ऑफ विचार शून्यता, बीइंग इन द स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। किंतु क्योंकि ये एक बहुत ही सहज मार्ग है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू मेक रैपिड इनर प्रोग्रेस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मन की प्रवृत्ति ही है कि ये बहिर्मुखी होता है। The innate quality of our mind is that it is bound externally. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मन हमेशा केंद्र से परिधि की ओर लेके जाता है, स्वयं से दूर, स्वयं से बाहर या अन्य की ओर लेके जाता है। मन में एक विचार आया, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मूवी कहां पर है? मल्टीप्लेक्स में। मल्टीप्लेक्स कहां है? 4 किलोमीटर दूर। विचार कहां से आया? शायद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट थी जिसमें उस मूवी का एक ट्रेलर था। तो एक विचार आरंभ कहां से हुआ? आंखों से हमने उस मूवी का ट्रेलर देखा, उसके बाद बुद्धि से एक निर्णय लिया, और उसके बाद पैरों से हम बाइक स्टार्ट करके 4 किलोमीटर दूर मल्टीप्लेक्स पहुंच जाते हैं। तो विचार हमेशा हमें परिधि की ओर यानी अपने से दूर ले जाते हैं, अपने केंद्र से दूर ले जाते हैं। केंद्र अर्थात जो हमने पिछले सेशन में देखा था, चैतन्य आत्मा अर्थात हमारी टोटल बीइंग, हमारी अस्तित्व का केंद्र। एक मूवी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स जाना तो एक उदाहरण था, किंतु हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती हैं, हमारे मन में जो भी द्वेष या प्रेम उठता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को अपने से बाहर फोकस करने के लिए छोड़ देते हैं।
मन पर नियंत्रण नहीं रखते। यहां पर मैं आपके साथ एक गुड न्यूज, एक शुभ समाचार शेयर करना चाहूंगा कि विचार शून्यता अपने आप में थोड़ी कठिन यात्रा अवश्य है, किंतु शब्दों को नियंत्रित करने के लिए, शब्द अर्थात वे कंपोनेंट्स जिसके माध्यम से विचार प्रकट होते हैं, अस्तित्व में आते हैं और वो हमें एक क्रियाकलाप के भंवर में धकेल देते हैं। तो इन शब्दों को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी तकनीक मैंने अद्वित व्यवसाय उपनिषद में एक ध्यान के रूप में, जो चर्चा क्रमांक 174 में अद्वित वैभव साधना के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और इसमें यह बताया गया है कि शब्द यदि एक वाक्य के रूप में होते हैं, जब उसका पूरा का पूरा भावार्थ निकलता है, तब तो वे हमें क्रियाकलाप में धकेल सकते हैं, भावनाओं के भंवर में धकेल सकते हैं। किंतु यदि शब्दों को हम तोड़ देते हैं, शब्दों के बीच में थोड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं, तो शब्दों का जो भावार्थ है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो टूट जाता है, और फिर वे शब्द हमें उतना अधिक डिस्टर्ब नहीं कर पाते जितना अनियंत्रित विचार कर सकते हैं। अद्वित वैभव साधना में विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए ये जो तकनीक सुझाई गई है, उसका एक सरल उदाहरण देने के लिए आइए एक विचार को, जो एक वाक्य के रूप में कुछ इस प्रकार का हो सकता है, चलो आज मूवी देखने मल्टीप्लेक्स जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, चलो आज मूवी देखने मल्टीप्लेक्स जाते हैं। यदि यह विचार एक पूरे वाक्य के रूप में आ रहा है, तो क्योंकि इसमें एक भावार्थ भी समाहित है, इसलिए होगा ये कि हम इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए एक तरह से पुश कर दिए जाएंगे। वी विल बी काइंड ऑफ पुश्ड to take an action on this thought process because this thought process is making complete sense. चलो आज मूवी देखने मल्टीप्लेक्स जाते हैं। अद्वित वैभव साधना में यह समझाया गया है कि थोड़ा सा प्रयास करके शब्दों के बीच एक गैप क्रिएट किया जाए। चलो गैप, आज गैप, मूवी गैप, देखने गैप, मल्टीप्लेक्स गैप, जाते गैप हैं। तो जब हम अपने मन में दो शब्दों के बीच एक अंतराल, एक गैप क्रिएट कर देंगे, तो बहुत संभव है कि उस अंतराल में मन पिछले शब्द से संबंधित अन्य वाक्य बनाने लगेगा, अन्य विचार सोचने लगेगा। उदाहरण के लिए, चलो, संभवतः चलो के बाद यदि मैंने थोड़ा सा गैप क्रिएट किया, तो उसी मन में आज के दिन के बचे हुए अन्य कामों की लिस्ट उभरने लगेगी। चलो, आज शाम को एक मित्र को मिलने जाना है जो हॉस्पिटल में 3 दिन से एडमिट है। चलो, आज शाम को यह होमवर्क पूरा करना है, कल सबमिट करना है। चलो, 10-15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाते हैं, शायद हमारे को थोड़ी सी नए शब्द सीखने को मिल जाएं। चलो, अब ये डिसीजन लेते हैं कि हम एक नया कोटेशन प्रिंट लेके अपनी वर्किंग टेबल के सामने चिपका दिया करेंगे। तो जो शब्द चलो हमें मूवी देखने के लिए, मल्टीप्लेक्स जाने के लिए पुश कर रहा था, उसी चलो शब्द के साथ उसी मन ने अन्य विचार, अन्य ऑप्शंस भी प्रस्तुत कर दिए। और जो ऑप्शंस, जो अल्टरनेटिव्स मन प्रस्तुत करता है, बुद्धि उसमें से जो सबसे उपयोगी और तर्कपूर्ण या मनोरंजक या मीनिंगफुल लगता है, उस पर निर्णय ले लेता है। मन का काम है ऑप्शंस सजेस्ट करना। जैसे स्कूल के दिनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, भारत की राजधानी का नाम है नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। तो ये जो 4 ऑप्शंस डेवलप करने के काम है, ये मन का काम होता है। बुद्धि का काम होता है कि उसमें से जो सही ऑप्शन है, जो उपयोगी ऑप्शन है या जो सार्थक ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना। तो ये जो तकनीक है, ये टेक्निकली विचार शून्यता तो नहीं है, किंतु विचारों के कारण जो हम अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, कम से कम उस पर थोड़ा नियंत्रण आरंभ हो जाएगा। आपको विचार शून्यता का नहीं तो कम से कम विचारों की फोर्स का एक अनुभव होने लगेगा, और ये अपने आप में आध्यात्मिक प्रगति में बहुत उपयोगी दक्षता, एक स्किल हो सकती है। क्योंकि अंततः हमें अपने ही अंदर अपने आप उठने वाले विचारों के साथ, भावनाओं के साथ, शब्दों के साथ, अभिव्यक्तियों के साथ
जूझना ही पड़ता है। Sooner or later, as we progress in our spiritual journey, in our internal journey, we have to deal with the kind of forceful waves of thoughts, of emotions, of broken phrases and ideas that keep emerging within us on our manna. विचार शून्यता उन गिने चुने आदरणीय व्यक्तियों के लिए उपयोगी तकनीक है जो केंद्र के बहुत समीप हैं। यदि अधिकांश मित्र अभी परिधि की तरफ हैं, सांसारिकता और व्यावहारिकता में उलझे हुए हैं, जिनके लिए केंद्र के समीप आना, विचार शून्यता, ये थोड़ा स्ट्रेंज थॉट लग सकता है, उनके लिए कम से कम ये आवश्यक हो जाता है कि परिधि में तो हैं, किंतु और दूर ना फेंक दिए जाएं, केंद्र से और दूर न चले जाएं। संभवतः जो अद्वित वैभव साधना में शब्दों के बीच अंतराल देने की जो तकनीक मैंने आपके साथ शेयर की, इस बात के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इट कैन बी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर नॉट लेटिंग योरसेल्फ बी थ्रोन फर्दर अवे फ्रॉम द कोर और द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इट कैन हेल्प अस मेंटेन एटलीस्ट वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन स्टार्ट आवर ओन जर्नी टुवर्ड्स द कोर। एकाग्रता यानी दूसरी तकनीक की ओर बढ़ने से पहले विचार शून्यता के बारे में, स्व केंद्रीयता के बारे में मैं एक या दो बिंदु और कहना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मित्र ये मान के चल सकते हैं, स्पेशली यदि अभी वे यंग हैं और उनका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के साथ कोई परिचय नहीं रहा है, तो वे मान सकते हैं कि आखिर इन सब की उपयोगिता क्या है, क्यों मैं इन सब के ऊपर समय दूं, ये सब समझने का प्रयास करूं। तो यहाँ पर एक या दो बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि केंद्र में, हमारे अस्तित्व में वही शिव तत्व है जो शिव तत्व इस समस्त समष्टि को बनाने में लगा हुआ है। द सेम शिव तत्व विच हैज गॉन इनटू मेकिंग द एंटायर यूनिवर्स, द सेम शिव तत्व हैज गॉन इनटू मेकिंग अस आल्सो। वी आल्सो हैव अ स्मॉल पिंच ऑफ दैट शिव तत्व विद इन अस। हमारे अंदर भी उसी शिव तत्व की एक छोटी सी मात्रा उपलब्ध है, और एक बार उस शिव तत्व के संपर्क में आने के बाद जो इनेट क्वालिटीज शिव तत्व की हैं, दो इनेट क्वालिटीज के बारे में मैं स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। पहली इनेट क्वालिटी है प्योर हैप्पीनेस, एक ऐसा आनंद जिसके पीछे कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी क्वालिटी, शिव तत्व के अंदर वे सारे गुण, वे सारी शक्तियां हैं जो उसको वो सब कुछ देता है ताकि वे जो चाहें वो क्रिएट कर सकें। वी कैन कॉल इट शक्ति। और तीसरी जो इनेट क्वालिटी शिव तत्व के अंदर है वो है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वेच्छा, कंप्लीटली अनअपोज्ड फ्रीडम। क्योंकि अभी हम विस्तार से तो इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किंतु जब कुछ भी नहीं था तब शिव तत्व था, और जब कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू अपोज यू, यू कैन ओनली बी हैप्पी, यू हैव ऑल द फ्रीडम, and when you are all resourceful you can create what you want। तो ये तीनों क्वालिटीज, अपने आप में प्रसन्न रहने की क्वालिटी, स्वयं में स्वतंत्रता की अनुभूति और स्वयं में शक्ति की अनुभूति, इन तीनों के साथ हम सांसारिक और व्यावहारिक क्रियाकलाप में, अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में आने वाले छोटे मोटे जो तनाव होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि थोड़ी बहुत शिव तत्व और शिव तत्व के तीनों गुण हमारे अंदर भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, शाम को भोजन स्वयं पकाना है या बाहर से मंगाना है, ये निर्णय लेने के लिए स्वच्छंदता है हमारे अंदर। यदि स्वयं पकाना है तो भिंडी की सब्जी बनाएं या गोभी की सब्जी बनाएं, ये स्वच्छंदता है हमारे अंदर। यदि हमने डिसाइड किया कि गोभी की सब्जी बनानी है, तो जब हम गोभी की सब्जी बनाते हैं तो एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर जो है वो उभर कर सामने आती है। हम सब अपने अपने पोजीशन से, अपने अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत शिव तत्व और शिव तत्व के जो गुण हैं वो बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करते रहते हैं, बार बार अनुभव करते रहते हैं, किंतु क्योंकि कोई हमें एहसास नहीं दिलाता, क्योंकि हमें कोई फीडबैक नहीं देता कि ये शिव तत्व के गुण हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता कि हम कब शिव तत्व के यानी अपने अस्तित्व के कोर से, सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसा पॉजिटिव फीडबैक अवेलेबल नहीं होने के कारण हम कंटिन्यूअसली दुविधा में, संशय में
और एक प्रकार की एंग्जाइटी में अपने काम करते रहते हैं, अंदर ही अंदर व्यथित होते रहते हैं. द मोमेंट वी रियलाइज आवर ओन स्ट्रेंथ आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड विथ आवर कोर एंड द क्वालिटीज आवर कोर हैज, qualities of creativity, qualities of remaining happy for no specific reason, qualities of having the freedom and the qualities and resources to create what we want to create. Once we are in connection with that inner core within us, then we live our life and we manage our activities and routine with much more efficiency, with much higher level of efficacy. किंतु याद दिलाने के लिए इसी एक तत्व की गलत समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग दिस वन तत्व दैट वी ऑल हैव इन कॉमन इज वेरी मच पॉसिबल. इस एक तत्व की समझ का मिसइंटरप्रिटेशन किया जाना, इसकी गलत व्याख्या किया जाना, जिसके कारण एक ओर तो हम एकात्मता का, अर्थात इस बात का कि सभी व्यक्तियों के अंदर, पशु पक्षी और वनस्पतियों के अंदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी प्रकार की एंटिटीज के अंदर एक ही शिव तत्व है, इस विचार का मिस इंटरप्रिटेशन किया जाना, इसकी गलत व्याख्या किया जाना, इसकी त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति करना बहुत सरल भी है, संभव भी है और संभवतः ऐसा हो भी रहा है. इसी एकात्मता की भावना के कारण एक ओर तो हम सभी को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरी ओर हम सभी को यदि इसकी गलत व्याख्या समझाई गई तो इसी के कारण हम सभी अन्य व्यक्तियों को, सभी अन्य विचारधाराओं को अस्वीकार कर सकते हैं. वी कैन बी इन कंप्लीट रिजेक्शन मोड. इस बारे में थोड़ी सावधानी रखें. आइए अब चलते हैं एकाग्रता को, एकाग्रता की ट्रेजेक्टरी, एकाग्रता के मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं. एकाग्रता का मार्ग समझने के लिए आवश्यक है कि हम ये समझें कि एकाग्रता किस बात पर, अर्थात यहां पर एक हम हैं और एक वो उद्देश्य या लक्ष्य, गोल और ऑब्जेक्टिव जिस पर हम एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव और द गोल दैट वी आर गेटिंग आवर फोकस अगेन एंड अगेन व्हेनेवर इट इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बट देन व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? वो उद्देश्य या वो लक्ष्य क्या है? सरल शब्दों में अपने आप को ये याद दिलाना कि एक चेतना है, एक चैतन्य ऊर्जा है, देयर इज अ कॉस्मिक एनर्जी जो कि हम सभी को ठीक उसी तरह एक सूत्र में बांधे रख रही है जैसे रंग बिरंगे फूल एक धागे के साथ आपस में बंधे होते हैं. एक धागा, वो कॉमन थ्रेड, वो कॉमन सूत्र है जो उन सभी के अंदर से गुजरता है और इस कारण एक माला बनती है. सेम इज द लॉजिक दैट देयर इज अ कॉस्मिक फोर्स, देयर इज अ चैतन्य शक्ति, देयर इज अ शिव तत्व दैट इज कॉमन एंड समथिंग विच इज यूनाइटिंग ऑल ऑफ अस, कीपिंग अस इन द रिलेटिव पोजिशन दैट वी आर इन राइट नाउ. हमारे बीच, हमारे अर्थात दो व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति और प्रकृति के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं वो एक प्रकार से संतुलन में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम सभी के बीच एक कॉमन सूत्र है शिव तत्व का जो हमें ठीक उसी प्रकार बांधे रख रहा है जैसे धागा माला में अनेक फूलों को एक साथ बांध कर रखता है. किंतु वो धागा हमें दिखता नहीं, इसीलिए हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है और अपने अटेंशन को, अपनी एकाग्रता को उस ओर ले जाना है ताकि हम वो चिन्हित कर सकें कि आखिर वो शिव तत्व कहां पर है, कैसे है. हम उसका एक अनुभव ले पाएं, एक झलक ले पाएं. और इसको सरल बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही सरल तकनीक दी हुई है. किंतु उस तकनीक को साझा करने से पहले मैं आपको इस रुद्राक्ष माला की सहायता से, जो मुझे एक परम मित्र ने काठमांडू में भेंट में दिया है, वो दिखाते हुए मैं आपको तकनीक जो है वो समझाना चाहूंगा. और वो इस प्रकार है कि जैसा कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कि इस रुद्राक्ष की माला में मुझे धागा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. आई कैनॉट सी वेयर दैट कॉमन थ्रेड दैट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई कैनॉट सी दैट एनीवेयर, आई कैनॉट सी दैट एनीवेयर. बट इफ यू नोटिस, इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग, there is a thread between every two bead. Any two bead you take, there is a thread. किसी भी दो मनकों के बीच आप देखेंगे तो आपको धागा जो है वो दिखने लगेगा. So this is the idea which we will use, जो कि अब तकनीक मैं आपको बताने जा रहा हूं. हमारे ऋषियों ने बताया है कि जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जीवन
घटनाओं की माला है, देयर इज वन इवेंट फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट, फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट, फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट इवेंट। इस प्रकार से हमारा पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना और पूरा वर्ष और पूरा जीवन व्यतीत होता है। वी लिव फ्रॉम वन इवेंट टू द नेक्स्ट इवेंट। सोना एक इवेंट है, उठना एक इवेंट है, उठने के बाद टूथब्रश एक इवेंट हुआ, नाश्ता एक इवेंट हुआ, शूज पहनना, ड्रेसअप होना एक इवेंट हुआ, कार में बैठना एक इवेंट हुआ, ड्राइव करना एक इवेंट हुआ, ऑफिस पहुंचना एक इवेंट हुआ, अपना कार्ड पंच करना एक इवेंट हुआ, टेबल पे जाकर बैठना एक इवेंट हुआ, अपना लैपटॉप स्विच ऑन करना एक इवेंट हुआ, मेल्स चेक करना नेक्स्ट इवेंट हुआ, मीटिंग अटेंड करना नेक्स्ट इवेंट हुआ, एक्सेल शीट खोलकर थोड़ी प्लानिंग करना नेक्स्ट इवेंट हुआ, लंच एक इवेंट हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आवर लाइफ इज इवेंट बैक्ड बाय इवेंट, बैक्ड बाय इवेंट। यहां पर हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि प्रत्येक इवेंट को यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। इवेंट टेक्स अ शेप, इवेंट का पदार्पण होता है। इट रीचेस टू पीक, घटना अपने चरम पर पहुंचती है, एंड देन इट फेजेस ऑफ, और फिर घटना समाप्ति की ओर होती है, और जैसे ही वो समाप्त होती है अगली घटना का पदार्पण होता है। द नेक्स्ट इवेंट गेट्स फॉर्मुलेटेड और इंट्रोड्यूस्ड, द नेक्स्ट इवेंट रीचेस टू पीक, और फिर वो नेक्स्ट इवेंट जो है, अगली इवेंट जो है, वो समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। और इसी प्रकार अगली इवेंट का और अगली इवेंट का और अगली इवेंट का तारतम्य बनता चला जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में, इस इलस्ट्रेशन में अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर ऋषियों ने बताया है कि जिस प्रकार माला के 2 मनकों के बीच में यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो हमें वो कॉमन थ्रेड, वो सूत्र जो हम सबको बांधे रख रहा है, वो दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार 2 घटनाओं के बीच यदि हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक शून्यता का क्षण होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जो बहुत छोटा हो तो भी सही, होता अवश्य है, जब ना ही तो पिछला इवेंट है और न ही अगला इवेंट शुरू हुआ है। पिछला इवेंट समाप्त हो चुका है और अगला इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। वो बहुत ही छोटा सा क्षण हम अपने चैतन्य के निकटतम स्थिति में होते हैं। एंड इफ वी स्टार्ट नोटिसिंग दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट व्हेन देयर इज नो इवेंट, वी आर क्लोजेस्ट टू आवर कोर एग्जिस्टेंस, शिव तत्व, केंद्र, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये एकाग्रता 2 घटनाओं के बीच जो एक स्पेस है ना, स्पेस इन टर्म्स ऑफ नथिंगनेस, वो क्षण होता है जब हम परिधि से समिट के एक क्षण के लिए अपने चेतन के पास आ चुके होते हैं, अपने केंद्र के पास आ चुके होते हैं। और जब हम एक बार अपने केंद्र के संपर्क में आते हैं तब हमें उसका एक तरह से स्वाद मिलना शुरू हो जाता है और हमें समझ में आने लगता है कि इस चेतन के, इस केंद्र के संपर्क में आने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और एक बार उसका स्वाद आने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए और अच्छी तरह से तैयार होने लगते हैं। तो सरल शब्दों में ये एक ऐसी तकनीक है कि बीच बीच में रुक रुक कर हम अपने आप को याद दिलाएं कि कहीं तो एक सूत्र है जो सभी घटनाओं को, सभी व्यक्तियों को, सभी प्रक्रियाओं को, एवरी प्रोसेस दैट वी आर परफॉर्मिंग और वी आर ऑब्जर्विंग, कुछ तो है जो इन सभी को बांधे रख रहा है। और यदि हम इस तरह की एकाग्रता के लिए भी अपने आप को अभी प्रिपेयर्ड यानी तैयार हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर हम सक्रियता का मार्ग ले सकते हैं। सक्रियता का मार्ग ऐसा है जहां पर प्रत्येक वस्तु आपकी प्रगति के लिए सहारा बन जाती है, सहायक बन जाती है, संसाधन बन जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम सक्रियता के मार्ग में हैं तो हमें वही शिव तत्व, वही चेतन तत्व इस मनके में भी दिखेगा और इस धागे में भी दिखेगा। यदि हम धागा अर्थात वो सूत्र जिसके ऊपर एकाग्रता करने में हम अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम उस धागे को नहीं देख पा रहे हैं, उस सूत्र को नहीं देख पा रहे हैं, उस सूक्ष्म शिव तत्व को नहीं अनुभव में ला पा रहे हैं, तो ये मन का जो हम अपने आंखों से
देख सकते हैं, अपनी उंगलियों से त्वचा से छू सकते हैं और उसका एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं। इसमें भी यदि हम शिव तत्व देख सके, इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु, मेरे सामने ये गेंद रखी है, मेरे सामने ये मार्कर रखा है, मेरे सामने ये कंप्यूटर का माउस, मेरे सामने ये एक पेपर है, मेरे सामने ये एक चश्मा है, मेरे हाथ में ये एक पेंसिल है, मेरे हाथ में एक पेन है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जो चेतन तत्व से, शिव तत्व से ही बना हुआ है, प्रत्येक वस्तु यदि आपका संसाधन बन जाता है आपकी अपनी प्रगति के लिए, तो आप सक्रियता के मार्ग में हैं। संभवतः ये वही स्तर है जहां पर हम अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक विग्रह के अंदर, एक मूर्ति के अंदर शिव तत्व को देखते हैं। दीपक जलाने और आरती करने में शिव तत्व का अनुभव करते हैं, तीर्थ यात्रा करने में शिव तत्व का अनुभव करते हैं, दान दक्षिणा देने में शिव तत्व का अनुभव करते हैं और अपनी अपनी आस्था के अनुसार अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। किंतु शिव तत्व, जैसा कि आज पूर्वी विचार शैली, पश्चिमी विचार शैली सब स्वीकार करने लगे हैं कि शिव तत्व अर्थात दैट अननोन मटेरियल विच इज सोर्स ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। शिव तत्व अर्थात वो एक प्रकार की अननोन, अर्थात ऐसा तत्व जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, वह तत्व जो प्रत्येक दृश्य अदृश्य जिसे हम देख पाते हैं या जिसे हम नहीं देख पाते, ऐसे प्रत्येक वस्तु का, ऊर्जा का स्रोत भी है और उसी तत्व से प्रत्येक वस्तु और ऊर्जा बनी भी है। इस बात को अब सभी सभ्यताएं, सभी मान्यताएं, सभी विचारधाराएं स्वीकार करने लगी हैं। जब हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह तत्व देखने लगते हैं, जब हम प्रत्येक वस्तु, क्रिया, व्यक्ति, प्राणी, प्रकृति का सहारा लेकर एक एक छोटे छोटे कदम लेते रहते हैं, तब हम सक्रियता के मार्ग में हैं। सक्रियता 4 प्रकार की हो सकती है। उच्चार अर्थात चांटिंग ऑफ सम काइंड, किसी भी प्रकार की ध्वनि का एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छे मनोभाव के साथ उच्चार करना। करण, ध्यान और स्थान परिकल्पना। उच्चार, करण, ध्यान और स्थान परिकल्पना, इनके विषय में विस्तार से यदि संभव हुआ तो हम अगली चर्चा में बातें करेंगे। अगली चर्चा में 77 में से 8 या 10 सूत्रों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, ताकि आपको शिव सूत्र में निहित सूत्रों का और उनके भावार्थों का एक संकेत, एक अच्छा संकेत मिल सके। और आज की चर्चा का समापन, जैसा कि मैंने कहा था कि अपने मित्रों के ओर से मिले हुए 2 प्रतिक्रियाओं में से दूसरी प्रतिक्रिया को लेकर करना चाहूंगा। दूसरे मित्र ने कहा था कि आखिर ये सब जान के हमें क्या लाभ होगा। यहां पर एक शिव सूत्र है जिसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। ज्ञानम बंधन, ज्ञान बंधन है। तो सीधे अर्थों में देखें तो मेरे मित्र ने जो कहा था कि इस प्रकार के ज्ञान का क्या फायदा है, क्या लाभ है, उनकी बात ठीक है, सही लगती है। किंतु इसका थोड़ा सा चिंतन करने पे इसका गहरा अर्थ, ज्ञानम बंधन का गहरा अर्थ यह है कि जो मुझे ज्ञात है वो ही मुझे बांध कर रखता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। एक उद्यमी होने से पहले, एक लेखक होने से पहले मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा हूं और मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी यदि मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान अभी भी है, फॉर एग्जांपल कि 4 P's या 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, राइट। तो इस प्रकार की अनेक टॉपिक्स के ऊपर जब मुझे अच्छा खासा ज्ञान है तो वो ज्ञान मुझे एक पोजीशन दे सकता है और संभवतः मुझे थोड़ा सा उसके कारण आत्मविश्वास भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत ही महीन सी रेखा है। आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है हमें स्वयं पता नहीं चलता, है ना। मैं चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा
थोड़ा विस्तार से देखना चाहें तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इस बारे में थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिएगा। किंतु ज्ञान अधिकांशतः हमें या तो अहंकार देता है, और हमें जो नहीं मालूम है उसके प्रति हमारा दिमाग या हमारा जो मस्तिष्क है वो बंद कर देता है। तो एज ए मार्केटिंग प्रोफेसर मुझे बहुत कुछ मार्केटिंग के विषय में मालूम था, लेकिन अन्य बहुत सारे विषयों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। उदाहरण के लिए स्टार्टअप सेक्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। एक आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है मुझे नहीं मालूम था। मार्केट फिजिबिलिटी कैसे चेक करना है मुझे नहीं मालूम था। PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैसे बनाने हैं मुझे नहीं मालूम था। किस स्टेज में इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करना है मुझे नहीं मालूम था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो ज्ञान हमें है उसके कारण हमें आत्मविश्वास मिले, ये अच्छी बात है। उसके कारण हमारी अवेयरनेस बढ़े, ये अच्छी बात है। किंतु यदि उस ज्ञान के कारण हम अहंकार में या बंधन में आ जाते हैं तो वही ज्ञान हमारे लिए एक बंधन बन जाता है। दैट इज व्हाट दिस सूत्र सेज, ज्ञानम बंधा। इसी लॉजिक से यदि हम चलें तो हम अपने आप को अपने नाम से जानते हैं, अपनी डेजिग्नेशन से जानते हैं, अपने नेटवर्थ से जानते हैं। तो ये वो परिभाषा हुई, जैसा अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोफेसर था। किंतु इस आइडेंटिटी के कारण, इस ज्ञान के कारण ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बंद हो सकता है जो हमारी प्रगति के लिए बाधक बन सकती हैं। तो ज्ञान एक प्रकार से हमें स्वतंत्र करता है, हमें आत्मविश्वास देता है, हमें बोध देता है, किंतु एट द सेम टाइम ज्ञान हमारे बंधन का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार के अनेक सूत्र और अनेक विवेचनाओं के साथ, अनेक एनालिसिस के साथ हम अगली चर्चा अगले सेशन में जारी रखेंगे। नमस्ते।